हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्ती के साथ अध्ययन भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको एक सीट लेना है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी वैकेंसी में, तो इसलिए मस्ती के साथ अध्ययन कीजिए। आइए हमारे साथ भी कुछ मस्ती के साथ अध्ययन कीजिए। आज क्या आपको अध्ययन करना है, किसके बारे में? हमने कल क्या बताया था आपको? ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी के बारे में हमने बता दिया। ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं, कैसे विस्फोट होता है ना, कौन कौन से कारण हैं, ये भी हमने आपको बता दिया था। आज जो आपको पढ़ना है, ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में पढ़ना है और उसका विश्व वितरण के बारे में आपको पढ़ना है। ज्वालामुखी कौन कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा आता है, कौन कौन से पेटी हैं, मेखला हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो हमने जो कल बताया था वो क्या बताया था? ज्वालामुखी की परिभाषा बता दिया था हमने कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी क्या है ना। ज्वालामुखी का विस्फोट क्यों होता है, ये भी हमने बता दिया था। और ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं, ये भी हमने बता दिया था, है ना। तो आज आपको जो पढ़ना है, ज्वालामुखी का प्रकार एवं विश्व वितरण। ज्वालामुखी प्रकार एवं विश्व वितरण के बारे में आपको आज अध्ययन करना है। ज्वालामुखी को उद्गार के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, इस आधार पर किस बांटा गया है? दो भागों में। एक सक्रियता के आधार पर, है ना, एक सक्रियता के आधार पर और दूसरा है उद्गार के आधार पर। दो श्रेणियों में रखा गया है। तो एक है पहला जो हमारा सक्रियता के आधार पर। सक्रियता के आधार पर जो हम पढ़ते हैं वो पिछली कक्षाओं से ही, छोटी कक्षाओं से ही, 6, 7, 8 से ही पढ़ते आते हैं। ज़्यादातर वही छोटी कक्षाओं में वही दिया है, सक्रियता के आधार पर ही दिया है। तो सक्रियता के आधार पर हम जो पढ़ते हैं वो 3 प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार है। नंबर 1 आपका आता है सक्रिय ज्वालामुखी, है ना। दूसरा आता है सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा जो नंबर आपका आता है वो क्या है? शांत ज्वालामुखी, है ना, या मृत ज्वालामुखी उसे कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, इसके बारे में हमें देखना है। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आपका आता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ ये होता है वह ज्वालामुखी विस्फोट जो एक बार विस्फोट हो जाए जिस मुख से, उस मुख से या निकास नली से हमेशा उद्गार होता रहे। ज्वालामुखी का उद्गार या विस्फोट उस मुख से, उस छिद्र से हमेशा क्या है? होता रहे, निरंतर। लावा, राख, गैस, जलवाष्प, ये सभी क्या हैं? या छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर हैं, राख है, ये सभी क्या है? निरंतर निकलते रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। उसे क्या नाम देते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, कि जिसके मुख से निरंतर लावा, गैस, राख, धूल, ये सभी विखंडित पदार्थ क्या हैं? निरंतर निकलते रहते हैं, हमेशा निकलते रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा उदाहरण हो जाता है इटली का एटना स्ट्राम्बोली। इटली प्रसिद्ध है ज्वालामुखी के लिए। इटली का एटना और इटली का स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली। किलायू है जो, वो हवाई द्वीप का किलायू है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। बैरन द्वीप हमारे भारत का है, भारत सक्रिय ज्वालामुखी है ना। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, दक्षिण अमेरिका में, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, इक्वेडोर। ये सभी क्या हैं? ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये हमने आपको बताया। दूसरा हमारा नंबर आता है प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। इसे सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या कहते हैं? जैसे कोई बहुत उत्साह के साथ काम करे, फिर काम करते करते क्या थक जाए, एकदम सुप्त अवस्था में आ जाए। तो ठीक ऐसे ज्वालामुखी का ये अर्थ लगा लीजिए कि एक बार उद्गार होने के बाद फिर भविष्य में कभी उसके मुख से उद्गार होने की संभावना बनी रहती है या उद्गार हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। जबकि सक्रिय में निरंतर होता रहता है, निरंतर लावा, राख, धूल, जलवाष्प, ये सभी निकलते रहते हैं, विखंडित पदार्थ। जबकि सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है? एक बार उद्गार हो गया, भविष्य में कभी होने की संभावना होती है या हो जाता है दोबारा,
तो इसीलिए इसे कहा जाता है प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। जैसे जापान का फ्यूजियामा है, उसके मुख से कभी ना कभी उद्गार होता रहता है, हमेशा नहीं होता है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अतीत में उद्गार नहीं हुआ किंतु कभी भी उद्गार हो सकता है, ये हमने आपको बताया। जैसे इटली का विसुवियस और जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटोवा, ये सब उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और यही ज़्यादातर पूछता भी है। सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं उसी का उदाहरण पूछ लेता है, चाहे मिलान में पूछ ले, चाहे कोई एक सही है गलत है क्या है, इस टाइप में प्रश्न बनता है। तो इसीलिए आप तीनों को याद रखेंगे। जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली का एटना, भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली और किलायू जो है हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप का किलायू है, ये भी ध्यान रखिएगा। बैरन द्वीप हमारे भारत का हो जाएगा। इक्वेडर कोटोपैक्सी इक्वेडर का है, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रसुप्त में आपका जो हो जाएगा वो इटली का विसुवियस हो जाएगा और जापान का फ्यूजियामा हो जाएगा और क्राकाटोवा जो है इंडोनेशिया का, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर हमारा आता है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है। शांत ज्वालामुखी का अर्थ ये होता है कि एक बार उद्गार हो गया फिर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके जो क्रेटर होता है, जो उसका मुख होता है, उसमें क्या होता है, झील नुमा बन जाता है, उसमें जल भर जाता है, इसीलिए उसके मुख से क्या होता है, कभी उद्गार नहीं होता, इसीलिए इसे शांत ज्वालामुखी नाम दिया गया है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है, इनके क्रेटर जल से भर गए हैं, है ना, कभी उद्गार नहीं होगा क्योंकि इसके क्रेटर में जल भर गए हैं। जो मुख का जो घोंसलादार वो होता है, उसका मुख होता है, उसे हम क्रेटर कहते हैं, कल हमने आपको बताया था। ये उदाहरण हो जाएगा किलिमंजारो जो अफ्रीका का है, अफ्रीका का किलिमंजारो उदाहरण है, वो पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत भी है अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। ईरान का कोहे सुल्तान, ये भी ध्यान रखिएगा। म्यांमार का पोपा ईरान का कोहे सुल्तान और म्यांमार का पोपा। और चिम्बराजो कहाँ का है भाई? साउथ अमेरिका का है, ये भी ध्यान रखिएगा। एकांगागुआ ये भी वहीं का है। तो ये सब क्या हैं, ज्वालामुखी जो हैं वो हैं दक्षिण अमेरिका के। कौन से ज्वालामुखी? जैसे आपको हमने बताया चिम्बराजो है और ये एकांगागुआ है, ये सभी क्या हैं, शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। ये दोनों ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब उद्गार के अनुसार जो ज्वालामुखी को विभाजित किया गया है वो 2 भागों में विभाजित किया गया उद्गार के आधार पर। अब उद्गार के आधार पर 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है हमारा केंद्रीय उद्भेदन, उद्गार के अनुसार केंद्रीय उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन में जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केंद्रीय मुख से भारी धमाके के साथ होता है तो उसे केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केंद्रीय मुख से भारी धमाके के साथ क्या होता है, विस्फोटित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। अब इसमें देखिए केंद्रीय उद्भेदन में ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे हवाई तुल्य हो गया, हवाई तुल्य जो है हमारा, हवाई तुल्य हो गया, पिलियन तुल्य हो गया, ये सभी नाम दिया गया है। हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, बल्केनियन तुल्य, पिलियन तुल्य, विसुवियस तुल्य, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो केंद्रीय उद्भेदन वाले हैं ज्वालामुखी, ये सभी विनाशात्मक प्लेटों के किनारों के सहारे इसका विस्फोट होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसा कि कल हमने बताया था, जो भारी प्लेटें होती हैं और जो हल्की प्लेटें होती हैं, कल हमने जैसा कि आपको बताया था, जब प्लेटें आमने सामने टकराती हैं एक दूसरे से, भारी प्लेट और हल्की प्लेट, तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, धंस जाती है। और जो मैग्मा है अगर उसमें नीचे धंस गया तो उसका विनाश हो जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या हुआ, विनाशकारी प्लेट कहा जाता है, उसे विनाशकारी प्लेट कहा जाता है। और उसी विनाशकारी प्लेट के सहारे ज्वालामुखी का उद्गार भी होता है, इसीलिए इसे केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत रखा गया है। केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत हवाई तुल्य होता है, स्ट्राम्बोली तुल्य, बल्केनियन तुल्य, पिलियन तुल्य, विसुवियन, ये सभी विनाशात्मक प्लेटों के किनारे के सहारे क्या होते हैं, विस्फोटित होते हैं या उद्गार होता है। ये भी ध्यान रखिएगा।
जो हमारा पिलियन तुल्य का है, ये भी ध्यान रखिएगा, यह सबसे विस्फोटक भयंकर, जो पिलियन तुल्य का है, यह सबसे विस्फोटक और भयंकर विनाशकारी ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। ज्वालामुखी का ये जो प्रकार है पिलियन तुल्य, ये सबसे विस्फोटक और विनाशकारी है, ये ध्यान रखिएगा। विसुवियस जो है, विसुवियस, इसमें गैसों की अधिक तीव्रता के कारण लावा आकाश में अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और जैसे धूल, वो गैस होता है ना, गैस होता है और जो उसका राख होता है वो आकाश में बहुत ऊंचाई तक विस्फोट के साथ फैल जाता है। ऐसे लगता है जैसे फूल गोभी के समान बन जाता है। फूल गोभी आप देखे भी होंगे, ठीक उसी के समान फैल कर आकाश में उसी आकृति का बन जाता है, जिसे हम कहते हैं विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। ये हो गया आपका। एक आता हवाईयन तुल्य, है ना, हवाई तुल्य। हवाई तुल्य ज्वालामुखी शांत उद्गार वाला होता है, इसीलिए इसका नाम, है ना, ज्वालामुखी के आधार पर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये शांत प्रकार का है, शांत उद्गार वाला। इसमें किसी नायिका के खुले लहराते केस राशि जैसा प्रतीत होता है, जैसे कोई केस किसी का बाल लहराए हवा में, उसी टाइप का, इसीलिए इसे हवाई तुल्य कहा जाता है। बाल कैसे लहराता है, ऐसे ऐसे लहराता है ना, लहर नुमा होता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से जो राख और गैस जो सब निकलते हैं वो ऐसे लहराते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे किसी का केस लहरा रहा हो, उसी टाइप में, इसीलिए इसे हवाई तुल्य नाम दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। बल्कैनियन जो होता है आपका, वो बल्कैनियन किस प्रकार का होता है, लावा बहुत, इसका लावा जो निकलता है, लावा निकलता हुआ बहुत चिपचिपा और लसरदार होता है, जिसे गाढ़ा कहते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था, जब ज्वालामुखी का विस्फोट के समय जो बता रहे थे, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है और लुढ़क कर नीचे जाता है भूपटल पर, है ना, भूपटटी पर। तो उसी प्रकार से इसके दो उद्गारों के बाद ही ज्वालामुखी छिद्र जमकर उसे क्या करता है, वही पदार्थ ढक लेता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा बल्कैनियन प्रकार का, है ना। भूमध्य सागर पर जो लिपारी है वो वही इसका उदाहरण है, बल्कैनो ज्वालामुखी। अगला है हमारा, जो है क्या नाम यहाँ आया था, ये हमने बताया हवाई तुल्यन, विसुवियस तुल्यन और पिलियन, और ये हमने बताया बल्कैनियन, है ना। जैसे आपको हमने बताया, ये दरारी उद्भेदन में जो ज्वालामुखी के प्रकार हैं, है ना, ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं, विसुवियस, स्ट्राम्बोली, बल्कैनियन, हवाई तुल्य, पिलियन तुल्य, ये हमने आपको बता दिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। स्ट्राम्बोली जो है, भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली, आप नाम जानते भी होंगे, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। यह क्या होता है, जो पिलियन तुल्य होता है उसकी अपेक्षा ये तीव्रता से प्रकट होता है, अधिक तीव्रता से। किसके, हवाई तुल्य जो होता है उसकी अपेक्षा, या बल्कैनियन जो होता है उसकी अपेक्षा बहुत तीव्र विस्फोट होता है। कभी कभी गैसों के मार्ग में रुकावट के भयंकर उद्गार भी होते हैं। इसमें एसिड की मात्रा कम होती है, जैसे हमने बताया था, एक एसिड और एक बेसिक लावा। लावा के प्रकार में आपको बताया था कल, बेसिक और एसिड वाला लावा। ये भी ध्यान रखिएगा। ये भूमध्य सागर का जो लिपारी द्वीप स्ट्राम्बोली है, इसी का उदाहरण है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या है हमारा, आगे हमारा दरारी उद्भेदन हो गया, है ना। ये विनाशात्मक प्लेटों के सहारे, ये देखिए इसमें प्लेट किनारों के सहारे होता, किसके, विनाशात्मक के किनारे होता है। और दरारी उद्भेदन, अगला जो दूसरा नंबर आता है दरारी उद्भेदन, उसमें देखिए आप, भूगर्भिक हलचलों से भूपर्पटी की शैलों में दरारें पड़ जाती हैं। ये रचनात्मक प्लेट के सहारे दरारें पड़ती हैं, क्योंकि जो रचनात्मक प्लेटें रचना करती हैं, चाहे उसमें दरार हो जाए और चाहे तो उसमें ज्वालामुखी के विस्फोट हो, या किसी दरार, ज़्यादा दरार होने से तो किसी सागर महासागर के खुलने की संभावना होती है। तो ये रचनात्मक प्लेट होते हैं, जब प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये इधर मतलब विपरीत दिशा में, है ना, खिसक जाती हैं। तो रचनात्मक प्लेटें या रचनात्मक किसी नए पदार्थों या नए क्या कहते हैं, स्थल खंडों का या जल खंडों का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसके कारण, दरारी उद्भेदन के कारण, भूगर्भिक हलचलों के कारण। भूगर्भिक हलचल होगा जो दोनों प्लेटें हैं आमने सामने नहीं, एक दूसरे के विपरीत आंतरिक हलचलों के कारण। जब विपरीत जाएंगे तो उसमें दरार उत्पन्न होगा, उसी दरार के सहारे
क्या होगा, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, वो गैस बना हुआ है, वो जब दरार हो जाएगा तो उसी के सहारे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इसीलिए इसे दरारी उद्भेदन नाम दिया गया। इसी के सहारे भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ये रचनात्मक प्लेटों के किनारों के सहारे होता है ये दरारी उद्भेदन। ये क्रिटेशियस युग में लावा पठारों का निर्माण, आप क्रिटेशियस युग में हमने पढ़ाया था, जो दक्कन ट्रेप है ना, लावा पठारों से निर्मित है, जो तमाम पठार हैं इसी से दरारी उद्भेदन से ही निर्मित हुए हैं। चाहे लावा का मैदान बन जाए, चाहे लावा का पठार बन जाए, चाहे लावा का गुंबद बन जाए, है ना, दरारी उद्भेदन के प्रक्रिया द्वारा, दरारी उद्भेदन के द्वारा लावा का गुंबद बन जाता है, लावा का पठार बन जाता है, लावा का मैदान भी बन जाता है। जब समतल रूप में, है ना, क्षैतिज रूप में होता है तो वह मैदान बन जाता है, और जब गुंबदाकार रूप में ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप में होता तो वही लावा गुंबद बन जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पठार होता है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग, लेकिन उसका ऊपरी भाग थोड़ा सा चौरस होता है, वो पठार बन जाता है, जैसे सिल और डाई के बारे में आपको हमने बताया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा, आगे देखिए, ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये हमने कल आपको बताया था, जैसे एक आंतरिक और एक बाह्य होता है। बाहर जब होता है तो ज्वालामुखी शंकु, लावा गुंबद, लावा पठार, लावा मैदान, ये सभी बन जाते हैं, जैसा कि कल हमने बताया था। और आंतरिक से क्या होता है, ये भी कल बताया था। आंतरिक से लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, है ना, सिल, डाइक, इन सभी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी की क्रिया दो तरीके से होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य, जैसा कि कल हमने बताया था। आंतरिक में क्या होता है, सिल, डाइक, लैकोलिथ, लेपोलिथ, ये ग्रेनाइट चट्टान, है ना। जब ये क्या होता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में, अंदर के भागों में जहाँ कठोर चट्टानें होती हैं, तोड़कर बाहर नहीं निकल पाता, तो अंदर ही कहीं जगह मिलता है उसे, तो वह अंदर ही जम जाता है, ठंडा हो जाता है, वो ग्रेनाइट कहलाता है। और जो ऊपर आ जाता है वो बेसाल्ट हो जाता है। तो आंतरिक भागों में जब जम जाता तो लैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक, फैकोलिथ, ये सभी होते हैं। और जब बाहर वही तोड़कर निकल जाता है ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा, वही पदार्थ बाहर निकल जाता है, तो उससे कौन सी आकृति बनती है, लावा का पठार बन जाता है, लावा का मैदान बन जाता है, गुंबद बन जाता है ना, शंक्वा का, जिसे शंकु कहते हैं, लावा शंकु, ये भी कल हमने आपको बताया था। आगे देखिए, ज्वालामुखी का विश्व वितरण, जैसा कि हमने शुरू में ही, प्रारंभ में ही बताया कि ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में पढ़ना है और विश्व वितरण के बारे में पढ़ना है कि ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से मेखला हैं, किस किस मेखला में ज़्यादा पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 80% जो ज्वालामुखी है वो विनाशात्मक प्लेटों के किनारों के सहारे ज्वालामुखी उद्गार होता है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, विनाशकारी जो प्लेटें होती हैं उसके किनारों पर पाई जाती हैं। विनाशात्मक प्लेटों के लगभग 80%, ये ध्यान रखिएगा, किनारों पर, और 15% रचनात्मक प्लेटों के किनारों पर, और बाकी जो अन्य पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य भाग में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए, विश्व वितरण में नंबर 1 आता है आपका परिप्रशांत महासागरीय मेखला, परिप्रशांत महासागरीय मेखला। अब इसमें देखिए, यह पेटी प्रशांत महासागर के द्वीपों एवं किनारी तटों पर विनाशात्मक प्लेट के किनारों के सहारे 2/3 या 70%, सबसे अधिक जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, जो प्रशांत महासागर और जो महाद्वीप का जो तटीय भाग है, उन भागों में सबसे अधिक ज्वालामुखी, लगभग 70%, 2/3 ज्वालामुखी उसी तट पर विनाशात्मक प्लेटों के किनारों पर पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। किनारी तटों पर विनाशात्मक प्लेटों के किनारों के सहारे 70% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाई जाती है, इसीलिए इसे अग्नि वलय नाम दिया गया है, परिप्रशांत महासागर का अग्नि वलय, है ना। जैसे आप देख रहे हैं, ये वाला प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब।
पूरब पश्चिम जो भाग है इसीलिए इसे नाम दिया गया है अग्नि वलय नाम दिया गया, परिप्रशांत महासागर का अग्नि वलय नाम दिया गया है। आगे देखिए मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय वो था प्रशांत महासागरीय और मध्य महाद्वीपीय मेखला, यह यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में नवीन बलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम की तरफ फैली हुई हैं और यह आइसलैंड से स्कॉटलैंड, अफ्रीका के कैमरून है ना पर्वत की ओर तक फैली हुई हैं। महाद्वीपीय आप जो देख रहे हैं, महाद्वीपीय ये सब आप देख रहे हैं, ये सब क्या हैं? मध्य महाद्वीपीय मेखला है। तीसरा नंबर आपका आता है, दूसरा हो गया हमारा मध्य महासागरीय मेखला हो गया। इस मेखला में हमने आपको बताया कि जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि कनारी द्वीपों पर 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। यही मध्य महाद्वीपीय जो मेखला है यह कनारी द्वीप पर 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक चली जाती है पश्चिम की ओर, है ना, एक पेटी पश्चिम की ओर इसका भाग एक, और जो इटली, स्पेन, पश्चिम में यूरोप की जो राइन भ्रंश घाटी है वो है, पश्चिम और पूरब 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो ये विश्व वितरण है हमने आपको बताया, ये था आपका मध्य अटलांटिक। ये मध्य अटलांटिक वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, मध्य अटलांटिक वाला क्षेत्र, ये भी आपका क्या है? ये भी एक पेटी है, भूकंप पेटी, जो मध्य अटलांटिक के अफ्रीका के क्या है? पश्चिमी तटों पर, अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर, है ना। और हिंद महासागर का जो मेखला है वो अफ्रीका का क्या है? पूर्वी तट। ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो अटलांटिक मेखला वाला है ये है अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, अटलांटिक महासागरीय पेटी उसे कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार मध्य अटलांटिक कटक के सहारे, रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे, रचनात्मक प्लेटों के किनारों के क्षेत्रों पर यह ज्वालामुखी का विस्तार है। यहाँ मध्य अटलांटिक कटक के रचनात्मक प्लेटों के किनारों पर, ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्रशांत महासागर का विनाशात्मक जो प्लेट है उसके किनारों के सहारे, और ये मध्य अटलांटिक का जो कटक है उसका जो रचनात्मक प्लेट किनारा है उसके सहारे, ये ध्यान रखिएगा, जिसे मध्य अटलांटिक मेखला कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं इसे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये देख रहे हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच में, है ना, यही क्षेत्र है इसका। अंतरा प्लेट है ना, अंतरा प्लेट मेखला जो है, प्लेटों के किनारों के अलावा उनके भीतरी भागों में भी ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं, जिसे अंतरा प्लेट किनारी ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे कोलंबिया का पठार है ना, कोलंबिया का पठार है संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्कन पठार है हमारे भारत में, है ना, पराना का पठार है, ये सभी क्या हैं? अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं विश्व के मानचित्र में ज्वालामुखी का क्षेत्र कौन कौन सा है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो ज्वालामुखी का क्षेत्र है ये आप देख रहे हैं, ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी है या परिप्रशांत महासागरीय मेखला है। ये हो जाता है, ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है, और जो आप इधर देखते हैं ये हो जाता है हमारा पूर्वी क्षेत्र। इसे कहते हैं परिप्रशांत महासागर। अगर ग्लोब की तरह इसे गोला कर दिया जाए तो आप ये पूर्वी और पश्चिमी को एक साथ मिल जाएगा ग्लोब की तरह करने से, है ना। तो आप देखिए प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है ये। इसमें जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो विनाशात्मक प्लेट के किनारों के सहारे और महाद्वीप के तटीय भागों में, ये ध्यान रखिएगा। ये भूकंप क्षेत्र भी है, अगर देखा जाए तो भूकंपीय, पर क्योंकि भूकंप जो आता है सबसे अधिक वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में आता है सबसे अधिक। अगर सबसे अधिक देखा जाए तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में लगभग 63% प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में और 21% अन्य क्षेत्रों में, ठीक है ना, महाद्वीपीय क्षेत्रों में, ये ध्यान रखिएगा। तो ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है हमने बताया था परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में लगभग 2/3, परिप्रशांत महासागरीय जो मेखला है लगभग कितने
2/3 70% ज्वालामुखी इसी भाग में, और अगर भूकंप की दृष्टि से पूछा जाए तो 63%। ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये देखिए आपका इसमें संयुक्त राज्य में ये जो उत्तरी अमेरिका का जो भाग है, ये कटमई आप देख रहे हैं ना, कटमई है, लियामाना है ना, माउंट रेनियर है, माउंट सेंट है, हेलेंस है, लासेन पीक है, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट रेनियर, लासेन पीक, है ना, पोपो कैपिटल, ये सब देख रहे हैं आप ना। ये हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप है। मोनोलोवा किलाऊ, किलाऊ का भी नाम आया था, मौनाकी इसका भी नाम आया था, मोनोलोवा का भी नाम आ गया है। आप देख लीजिए हवाई द्वीप का जो ज्वालामुखी है ये आप देखिए। फिर आगे बढ़िए, यहाँ देखिए ये पिलियन तुल्य जिसे नाम दिया गया था, ये पिली है। ये माउंट पीस है, ये आप देख रहे हैं माउंट पीस। ये है नोवाडो, नोवाडो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कोटोपैक्सी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय भागों में। चिम्बराजो भी वहीं है, क्योंकि ये क्या है? एंडीज पर्वत है। और ये क्या है? राकीज, है ना, राकीज और एंडीज यहाँ तो उसी क्षेत्रों में है, क्योंकि ये विनाशात्मक प्लेट किनारे के सहारों पर सहारे ज्वालामुखी का उद्गार और भूकंप भी, है ना, दोनों ध्यान रखिएगा। ये क्या है? सलाडो, है ना, ये बिल्लासिका, हडसन, ये सभी क्या हैं? ज्वालामुखी हैं। आगे देखिए, ये तो आपको हमने बताया मध्य अटलांटिक महाकटक के सहारे, है ना। ये आइसलैंड है, आइसलैंड में आप देखिए हेकला है, लाकी है, हेल्गाफेल है, सरटसे है। हेकला, लाकी, हेल्गाफेल, सरटसे, ये आइसलैंड के ज्वालामुखी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके देखिए यहाँ पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय अफ्रीका का किलिमंजारो, ये भी ध्यान रखिएगा। बुल्फानो आप यहाँ देखिए, बुल्फानो है, सेंटोसी है, एटना है, इटली का एटना, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का, इटली का क्या हो गया? विसुवियस। ये सभी नाम आपका आया था। आप विश्व के मानचित्र में अच्छी तरीके से देख सकते हैं कौन सा कहाँ ज्वालामुखी है। भारत का हमने बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमने बताया था। ये कराकाटोआ आप देख रहे हैं, है ना, गुलुंगुकू है ये, यहाँ देखिए आप। फिर ये पुनाटुबू ज्वालामुखी, ये जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, है ना। ये सभी क्या हैं? विश्व वितरण में आप देखिए, विश्व के मानचित्र में किसका वितरण? ज्वालामुखी का वितरण। तो ये हो गया हमारा परिप्रशांत महासागरीय, और ये हो गया हमारा मध्य महाद्वीपीय, और ये हमारा हो गया अफ्रीका का जो मध्य अटलांटिक वाला है, मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अटलांटिक महासागरीय मेखला है, ये आप देख रहे हैं इसका। और ये मध्य महाद्वीपीय आप देख रहे हैं, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो पूर्वी किनारे पर देख रहे हैं ये क्या है? ये प्रशांत महासागर का है, ये मध्य वाला है। ये मध्य भाग क्या है? ये मध्य है जो हम कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें आपको हमने बताया था लगभग 70%, है ना, यहाँ जो है। और ये जो स्ट्राम्बोली है वो भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली, जिसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है उसे क्या नाम दिया गया है? ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है, किसे माना जाता है? स्ट्राम्बोली को, ये ध्यान रखिएगा। ये अग्निवलय है, किसका? प्रशांत महासागरीय का अग्निवलय क्षेत्र, है ना। ये पूर्वी पश्चिमी जो आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर का अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। और स्ट्राम्बोली को किसके नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी आपने जो पढ़ा समझा वो ज्वालामुखी के विश्व वितरण के बारे में, ठीक है ना, ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में और उसके विश्व वितरण के बारे में, जिसे हम कहते हैं पेटियों में विभाजित किया गया था, उसके बारे में आपने अध्ययन किया विश्व के संदर्भ में, ठीक है ना। तो कुछ प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि जो परीक्षा में आते हैं, जैसे क्या प्रशांत महासागर का अग्निवलय या भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली, ये सभी अक्सर करके विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, इक्वेडोर में कोटोपैक्सी। किलिमंजारो के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना, किलिमंजारो के बारे में तो पढ़ते हैं। और ये भी पूछता है किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में,
एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न तमाम बन जाते हैं जो ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी, इससे संबंधित कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, ये भी परीक्षा में बन जाते हैं प्रश्न। तो इसीलिए इन सबको आपको ध्यान में रखना है। प्रशांत महासागर की परिमेखला या अग्निवलय, है ना, प्रशांत ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर का जो परिमेखला है उसे किस नाम से जाना जाता है? अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागरीय मेखला को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और स्ट्राम्बोली जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इक्वेडोर ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी पर्वत, वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी ध्यान रखिएगा। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है वो विनाशकारी, ये शुरू में हमने बता दिया था। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, ये भी आता कि कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। सबसे भयंकर और विस्फोटकारी, सबसे अधिक भयंकर और विनाशकारी जिसे कहते हैं वो कौन सा हो? पिलियन तुल्य हो जाएगा, ये भी हमने आपको बताया था। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? ओजोस सलाडो है, ओजोस सलाडो आपको हमने बताया था, ओलोस सलाडो, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओजोस सलाडो, ये देख रहे हैं आप, ओलोज, ये सलाडो जो है ये क्या है? ज्वालामुखी ऊंचाई पर स्थित क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। एंडीज पर्वत पर है ना, ये पूरा एंडीज का ही तो क्षेत्र है। ये जो सलाडो आप देख रहे हैं ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ये सब ध्यान रखिएगा। तो बहुत से ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। किलिमंजारो आप अफ्रीका में देख रहे हैं ना, तंजानिया में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, ये भी ध्यान रखिएगा। सब ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। किलायु किस कहाँ का ज्वालामुखी का उदाहरण है? किस देश का या किस क्षेत्र का? तो हवाई द्वीप, ये भी आप जानते हैं। मोनोलोवा या किलाऊ, है ना, ये सभी उदाहरण किसके हो जाते हैं? फ्यूजियामा कहाँ का है? किसका उदाहरण है? फ्यूजियामा प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण जापान में है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न तमाम बन जाते हैं जो आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। तो आज का क्लास कैसा रहा, कैसा लगा आपको, इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।